सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत इस वजह से भी है कि सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन का होना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बोल रहे हैं और अगर तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो जो भी हम बोलेंगे वो तुम तक पहुंचेगा नहीं। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। हम लोग अपने घड़ी की टाइम जो है जब सेट करते हैं तो अपने पास कोई एक क्लॉक ऐसी होती है जिसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे तुमको अपने घड़ी की टाइम अगर ठीक करनी है, तुम्हारे 5 दोस्त हैं, तो तुम पांचों दोस्त में से किसी एक दोस्त को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानोगे, इस विश्वास के साथ कि उसकी घड़ी में जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, और फिर उस टाइम को, उस घड़ी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के तुम अपने घड़ी का टाइम सेट करोगे। दिस इज सिंक्रोनाइजेशन। इन तमाम इश्यूज को हमें डिस्कस करना है। अब बात आ रही है कॉन्करेंट एसेस की। तो कॉन्करेंट एसेस बोलने का मतलब क्या है? तो कॉन्करेंट एसेस बोलने का मतलब कुछ ऐसा है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस किसी वैल्यू को रीड कर रहे हैं। मसलन क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उस ब्लैक बोर्ड पे जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है वो सारा का सारा कंटेंट कॉन्करेंटली एसेस किया जा रहा है। कॉन्करेंटली एसेस किया जा रहा है। तो कॉन्करेंटली एसेस कौन कर रहा है? क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड के कंटेंट को कॉन्करेंटली मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट एसेस। और जब कॉन्करेंट एसेस होगा तो हम लोग अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। अवेलेबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे। और जब कॉन्करेंसी की बात होगी तो डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डेटा की कंसिस्टेंसी हमें प्रिजर्व करनी होगी और साथ ही साथ हमें एक आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी बताना होगा। अब बात ये उठती है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज फिजिकल या लॉजिकल किसी टाइप के हों, उन रिसोर्सेज को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एसेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो तरीके से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। एक होगा जिसको बोलेंगे शेयर्ड मोड। शेयर्ड मोड। और ये जो शेयर्ड मोड है इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं रीड मोड। और जो दूसरा मोड है एसेस करने का उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव मोड। तो जब हम लोग बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव मोड तो जनरली एक्सक्लूसिव मोड बोलने का मतलब होता है राइट मोड में हम उसको लॉक किए। अब अगर कोई रिसोर्स हमको मिल रहा है शेयर्ड मोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्ड मोड में बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे यूजर्स उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमको तब बताना पड़ेगा जब रिसोर्सेस एक्सक्लूसिव मोड में हमारे सामने उपलब्ध है। ब्लैक बोर्ड पूरे क्लास में शेयर्ड मोड में उपलब्ध है, इसलिए सब लोग उसको शेयर कर पा रहे हैं। जब भी एक्सक्लूसिव मोड होगा
तो एक्सक्लूसिव मोड बोलने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा प्रोसेस, एक से ज्यादा यूजर कभी भी उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जब एक से ज्यादा यूजर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब हमको क्या करना होगा? तब हमको एक आर्डर बताना होगा कि इस आर्डर में इस रिसोर्स को ये प्रोसेसेस एक्सेस करेंगे। यहां एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर तभी कंज्यूम करेगा जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब तुम लोग फुल्की खाने जा रहे हो तो तुम लोगों को एक प्लेट दे दिया जा रहा है, और प्लेट इस वजह से दिया जा रहा है कि फुल्की बनाने वाला जो है वो प्रोड्यूसर है, तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे रेट ऑफ कंजम्पशन से ज्यादा है। इसलिए स्पीड में जब भी मिसमैच होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग किसी बफर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हाथ में जो दोना या प्लेट तुम लोगों को दी जाती है वो एक तरीके का बफर है। हम लोगों का जो टॉपिक है उसका अभी इस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेना देना है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब यहां पे एक बात उठ के आती है जिसको बोलते हैं रेस कंडीशन। देखो, रेस कंडीशन बोलने का मतलब यह है कि अगर आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो जाए तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो रहा है और आउटपुट चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां रेस कंडीशन है। मसलन मैं दो ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूं, एक को मैं बोल रहा हूं रीड और एक को मैं कह रहा हूं राइट। ठीक है, दो ऑपरेशन है और मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है 10। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 10 से, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास दो ऑपरेशन है रीड और राइट। रीड ए की वैल्यू को रीड करके बताएगा और राइट ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा, ए की वैल्यू में हर बार 10 ऐड कर देगा। ठीक है, एक मेरे पास वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू मैंने ली हुई है 10, ये मैंने फिक्स कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं दो ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं रीड और राइट। रीड क्या करेगा? रीड वेरिएबल ए की वैल्यू को रीड करेगा, और राइट क्या करेगा? जब भी कॉल होगा ए की वैल्यू में 10 जोड़ देगा। अब मैं दो बातें मैं लिख रहा हूं, रीड राइट रीड, और फिर मैंने लिखा राइट राइट रीड। जरा इस केस को देखो, यहां पे आउटपुट क्या आएगा? तो यहां पे आउटपुट आएगा 10 और 20, और यहां पे आउटपुट कितना आएगा? 30। इस वाले केस में आउटपुट आएगा 10 और 20, और इस वाले केस में आउटपुट आएगा 30। क्यों? क्योंकि जब पहली बार रीड ऑपरेशन कॉल होगा वो ए की वैल्यू को रीड करेगा, और ए की वैल्यू इनिशियली क्या है? 10।
उसके बाद से राइट कॉल होगा, वो ए की वैल्यू में 10 जोड़ देगा। अब ए की नई वैल्यू क्या हो गई? 20। अब हमने ए को दोबारा रीड किया तो ए की वैल्यू हमको मिली 20। आउटपुट क्या आएगा? 10 और 20। अब हम अपने प्रोग्राम में दोबारा चेंज कर रहे हैं और रीड और राइट ऑपरेशन के आर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं। पहले आर्डर क्या था? रीड राइट रीड, और अब हमारा आर्डर होगा राइट राइट रीड। तो जब पहली बार राइट कॉल होगा तो ए की वैल्यू में 10 जोड़ा जाएगा, ए की नई वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद से फिर से राइट कॉल होगा, ए में 10 और जोड़ा जाएगा, ए की वैल्यू 20 से क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। यानी रेस कंडीशन क्या बताता है? रेस कंडीशन हमेशा उस सिचुएशन को रेफर करेगा जहां पे आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करने से आउटकम हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा रेस कंडीशन। ठीक है, और ये रेस कंडीशन जो है यहां पे इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम लोग अगर क्रिटिकल सेक्शन को देखें तो क्रिटिकल सेक्शन बोलने का मतलब क्या है? तो क्रिटिकल सेक्शन बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे पास एक रिसोर्स है जिसको एट अ टाइम एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है, और अपने पास बहुत सारे यूजर्स हैं। ध्यान दो, जो तुम्हारी क्लास है वो क्लास भी एक क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है। कैसे है? तो तुमको अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 5 फैकल्टीज के बीच में तुम्हारी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही टाइम पे उस क्लास में एक से ज्यादा टीचर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन का जो रूल था वो वायलेट हो गया। हमें क्या करना होगा? हमें एक शेड्यूल बनाना होगा। तो जो तुम्हारा टाइम टेबल है वो इस बात को इंश्योर करता है कि किसी पर्टिकुलर लेक्चर में एक ही फैकल्टी उस क्लासरूम में आएगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही है कि एक प्रोसेस एक बार रिसोर्स को क्या करेगा? यूज करेगा। दूसरी बात जो है प्रोग्रेस की यहां पे बताई जा रही है। हम लोग अगर क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एल्गोरिदम को डेवलप करने के बारे में सोचें तो हमें अपने एल्गोरिदम से किन किन चीजों की उम्मीद होगी? तो पहली उम्मीद ये होगी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, यानी हर हाल में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस करे। दूसरी बात हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? तो वो होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ये बताए कि अभी कौन यूज कर रहा है और इसके बाद किसकी बारी आएगी। जैसे एटीएम मशीन से पैसा निकालने जा रहे हो, एक लाइन लगी हुई है और तुमको पता है कि तुम्हारा नंबर अगर 5वां है तो तुमसे आगे 4 लोग हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति पैसा निकाल के बाहर जाएगा, अब तुम्हारा नंबर 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और अब तुम पैसा निकालने के लिए मशीन के पास पहुंच गए। तो प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइन में जो लोग लगे हुए हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक वेट करें और मशीन फ्री ना हो। यानी जो कोई एल्गोरिदम हम लोग डिजाइन करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, उससे हमें 3 प्रॉपर्टीज की उम्मीद होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा हो, यानी साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा प्रोसेस कभी नहीं किसी रिसोर्स को एक्सेस करने जाएंगे।
प्रोग्रेस होना चाहिए। मतलब अभी कौन यूज कर रहा है, इसके बाद कौन यूज करेगा, इसके बाद कौन यूज करेगा, प्रोग्रेस दिखना चाहिए। अगर कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में नहीं है, यानी अगर एटीएम मशीन के सामने कोई लाइन नहीं लगी हुई है, तो तुम तुरंत जाके पैसा निकाल सकते हो। इट इज प्रोग्रेस। बाउंडेड वेटिंग बोलने का मतलब किसी भी प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है, सबका नंबर आएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज which are always desired when we talk about a solution which is going to solve critical section problem. Come to the next slide. यहां पे हम लोग पीटरसन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। देखो, हम लोग एक सिंगल वेरिएबल से दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल है आई, अब मेरे पास दो प्रोसेस है P0 और P1। अगर आई की वैल्यू हो जा रही है 0, तो हम ये कहेंगे कि प्रोसेस P0 कैन नाउ एसेस द रिसोर्स। और P0 जब रिसोर्स को एसेस कर रहा है और जब वो एसेस करके बाहर निकले, तो इस आई की वैल्यू को वो रीसेट कर दे क्या, 1। और आई की वैल्यू जैसे ही 1 रीसेट होगी, हम लोग ये जान जाएंगे कि अब किसकी बारी आ रही है। तो अब बारी है P1 की। P1 क्रिटिकल सेक्शन को एसेस करने जाएगा और एसेस करके जब बाहर निकलेगा, तो इस आई की वैल्यू को रीसेट कर देगा क्या, 0 से। ध्यान दो, यहां एक वेरिएबल हमने लिया जिसकी वैल्यू 0 और 1 के से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की वैल्यू 0 है, यानी अगर आई की वैल्यू 0 है, मीन्स प्रोसेस P0 कैन एसेस द रिसोर्स। और जब प्रोसेस P0 रिसोर्स को एसेस करके बाहर आएगा, तो वो आई की वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज कर देगा 1 से। इसका मतलब प्रोसेस 1 रिसोर्स को एसेस कर सकता है। यहां आई जो है वो एक सेमाफोर वेरिएबल है और इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू है, 0 या 1। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सेमाफोर। इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सेमाफोर। और बाइनरी सेमाफोर का इस्तेमाल करके हम लोग केवल दो प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर जो है वहां पे वैल्यू 0 और 1 से ज्यादा होगी, उसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोसेसेस को कुछ हद तक सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक लाइन लगी हुई है एटीएम मशीन के सामने और 10 लोग खड़े हैं, तो आई की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो है मशीन को एसेस करके जब बाहर निकलेगा, तो आई की वैल्यू घटेगी, आई हो जाएगा 9। किसके लिए, जो लाइन में सबसे आखिरी नंबर पर व्यक्ति खड़ा था, 10वें नंबर पे। जब एक आदमी पैसा निकाल के बाहर निकलेगा, तो अब उसका 9वां नंबर हो जाएगा, फिर 8वां नंबर हो जाएगा, फिर 7वां नंबर हो जाएगा। यानी देखो, तो इस आई की वैल्यू घट रही है, और जैसे ही इस आई की वैल्यू 0 होगी, आदमी एटीएम मशीन के सामने खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन क्या इस बाइनरी या काउंटिंग सेमाफोर का इस्तेमाल करके हम लोग जो
उम्मीद कर रहे थे एल्गोरिज्म से, वो हम पूरा कर पा रहे हैं? तो जवाब है नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शन। और जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो है पीटरसन सॉल्यूशन, जहां पे दो वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, टर्न और फ्लैग। टर्न और फ्लैग का इस्तेमाल करके हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले एल्गोरिज्म से जो उम्मीदें हम लोगों ने लगा के रखी हैं, उन उम्मीदों को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो कल का जो सेशन होगा वो इस पीटरसन एल्गोरिज्म को हम लोग सी में इंप्लीमेंट करके देखेंगे।